नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। बाहरी दिल्ली के कराला गांव के नजदीक जैन नगर में काफी बड़ी झुग्गी बस्ती है। ये इलाका बेगमपुर थाने के अंतर्गत आता है। इसी बस्ती के रहने वाले संतोष कुमार की 6 साल की बेटी निशा रोजाना की तरह 14 जुलाई को भी नित्य क्रिया के लिए सूखी नहर की तरफ गई थी। सुबह 6 बजे घर से निकली निशा जब आधा पौने घंटे बाद भी घर नहीं लौटी तो मां पुष्पा देवी को चिंता हुई। चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि निशा को तैयार होकर 7 बजे स्कूल के लिए निकलना था। वो नजदीक के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई तो पुष्पा बेटी को देखने के लिए सूखी नहर की तरफ चली गई। पुष्पा ने सूखी नहर की तरफ जाकर बेटी को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उधर आने जाने वाली महिलाओं और बच्चों से भी उसने बेटी के बारे में पता किया, पर कोई भी उसकी बच्ची के बारे में बता नहीं सका। तब परेशान होकर वो घर लौट आई। उसने ये बात पति संतोष को बताई तो वो भी परेशान हो गया। अब तक बेटी के स्कूल जाने का समय हो गया था। मियाँ बीवी एक बार फिर से बेटी को ढूंढने निकल गए। उनके साथ पड़ोसी भी उनकी मदद के लिए आ गए। 1-1.5 घंटे तक वो बेटी को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। बस्ती के लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर घर और सूखी नहर के बीच से बच्ची कहाँ गायब हो गई। संतोष की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्ची को कहाँ ढूंढे। आखिर वो पड़ोसियों को लेकर थाना बेगमपुर पहुंचा। थाना प्रभारी रमेश सिंह उस दिन छुट्टी पर थे। थाने का चार्ज एसआई जगमंदर दहिया संभाले हुए थे। संतोष कुमार ने उन्हें बेटी के गुम होने की बात बताई। बच्ची की उम्र 6 साल थी, इसलिए पुलिस ये भी नहीं कह सकती थी कि वो अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई होगी। दूसरे बच्ची के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि किसी ने फिरौती के लिए उसका किडनैप कर लिया हो। संतोष ने बताया था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को यही लग रहा था कि या तो बच्ची खेलते खेलते कहीं चली गई है या फिर उसे बच्चा चुराने वाला कोई गैंग उठाकर ले गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तमाम बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने उसी समय निशा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी और इसकी जांच हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह को सौंप दी। बच्ची के अपहरण का मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद दिल्ली के समस्त थानों में उसका हुलिया बताकर वायरलेस से सूचना दे दी गई। इंस्पेक्टर जगमंदर दहिया कुछ पुलिसकर्मियों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां से बच्ची लापता हुई थी। उन्होंने संतोष के घर से लेकर सूखी नहर का निरीक्षण किया। उसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसके सहारे लापता बच्ची का पता लगाया जा सकता। वो उधर की झाड़ियों में भी ये सोचकर खोजबीन करने लगे कि कहीं किसी वहशी दरिंदे ने उसे अपना शिकार ना बना लिया हो, क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ कुकर्म करने जैसे मामले सामने आते रहते हैं। झाड़ियों में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। संतोष के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक इमारत बन रही थी। इंस्पेक्टर दहिया ने अपने आसपास खड़े बस्ती वालों से उस इमारत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग किसी जैन की है, लेकिन पिछले काफी दिनों से इसका काम रुका हुआ है। जिज्ञासावश वो उस बिल्डिंग की तरफ चल दिए। जैन नगर की गली नंबर 6 में उस 3 मंजिला बिल्डिंग में जब वो लोग घुसे तो एक कमरे में उन्हें एक बच्ची निर्वस्त्र हालत में पड़ी मिली। वो मृत अवस्था में थी। उनके साथ मौजूद संतोष उस बच्ची को देखकर चीख पड़ा। वो उसकी बेटी निशा थी। बच्ची का निचला हिस्सा खून से सना हुआ था। उसके कपड़े पास पड़े हुए थे। निशा की हालत देखकर इंस्पेक्टर दहिया समझ गए कि ये किसी दरिंदे की शिकार बनी है। निशा की हत्या की खबर सुनकर बस्ती के सैकड़ों लोग थोड़ी देर में वहां पर जमा हो गए। इंस्पेक्टर दहिया ने इसकी सूचना अपने आला अधिकारियों के अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। कुछ ही देर में आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। डीसीपी ने मौके पर पहुंचकर क्राइम ब्रांच को भी बुला लिया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक टीम भी मौके से सबूत जुटाने लगी। इन टीमों का काम निपटने के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। उसी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर एक ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट से संबंधित कुछ कागज मिले। पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए। लाश का मुआयना करने पर यही लग रहा था कि किसी ने उस बच्ची के साथ गलत काम करके
उसका गला घोट दिया है। निशा की हत्या पर बस्ती के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसके पहले कि वे कोई आक्रामक कदम उठाते, पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए डीसीपी विक्रमजीत ने एसीपी ऋषिदेव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। जिस बिल्डिंग में निशा की लाश मिली थी, उसी बिल्डिंग में पुलिस को जो ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात मिले थे, उनकी जांच शुरू की गई। ड्राइविंग लाइसेंस पर सनी पुत्र सुरेंद्र कुमार लिखा हुआ था। उस पर जो पता लिखा था वो कराला के जैन नगर का ही था, यानी ये पता वही था जहां मरने वाली बच्ची रहती थी। खैर, पुलिस सनी के घर पहुंच गई, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। पता चला कि वो अंबेडकर नगर अस्पताल में भर्ती है। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो जानकारी मिली कि सनी को कुछ देर पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। लिहाजा उल्टे पांव पुलिस जैन नगर लौट आई। सनी घर पर ही मिल गया। उसके हाथ पैर और शरीर के अन्य भागों पर चोट लगी हुई थी। पुलिस ने 14 जुलाई को ही सनी से पूछताछ की तो उसने बताया कि कल रात पड़ोस के ही रविंदर कुमार, उसके भाई सुनील और उसके दोस्त हिमांशु ने उसकी खूब पिटाई की थी। पिटाई के बाद रविंदर उसकी जेब से मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैसे आदि निकाल कर ले गया था। मुझे उम्मीद है कि उसी ने ये सब किया होगा। रविंदर का घर सनी के घर के पास ही था। पुलिस उसके घर गई तो वो और उसके भाई में से कोई नहीं मिला। घर पर मौजूद उसके पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों भाई अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हुए हैं। पुलिस उसके पिता को हिदायत देकर चली गई। पुलिस ने रविंदर के बारे में छानबीन की तो जानकारी मिली कि पिछले साल उसने बेगमपुर थाना क्षेत्र में ही एक बच्चे के साथ कुकर्म करके उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट थाना बेगमपुर में ही धारा 363, 307, 378 के तहत लिखी गई थी। इस मामले में वो गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तारी के 6 महीने बाद सनी के पिता सुरेंद्र सिंह ने उसकी जमानत कराई थी। तब वो जेल से बाहर आया था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस को रविंदर पर शक हुआ। उसका जो मोबाइल नंबर पुलिस को मिला था वो स्विच ऑफ था। पुलिस टीम रविंदर को सरगर्मी से तलाशने लगी। 2 दिन बाद एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 16 जुलाई को उसे थाना क्षेत्र के ही सुखवीर नगर बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब रविंदर से पूछताछ की गई तो उसने निशा की हत्या का जुर्म तो स्वीकार कर ही लिया। इसके अलावा उसने ऐसा खुलासा किया कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि वो निशा की ही तरह तकरीबन 40 बच्चों की हत्या कर चुका है। पुलिस तो केवल मर्डर के एक केस को खोलने के लिए रविंदर की तलाश कर रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा सीरियल किलर निकलेगा पता नहीं था। इंस्पेक्टर जगमंदर दहिया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने उसी समय डीसीपी विक्रमजीत को ये जानकारी दी तो आधे घंटे के अंदर वो भी बेगमपुर थाने पहुंच गए। एक लाश ने ऐसे गुनाह से पर्दा उठा दिया था जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उसने डीसीपी के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाली बच्चों की हत्या की जो कहानी बताई वो नोएडा के निठारी कांड से कम नहीं थी। रविंदर ने बताया कि वो बच्चों की हत्या करने के बाद ही उनके साथ कुकर्म करता था। उसके खुलासे पर डीसीपी भी चौंके। 24 साल के रविंदर कुमार ने एक के बाद एक करके करीब 40 बच्चों की हत्या करने और सेक्स एडिक्ट बनने की जो कहानी बताई वो दिल को झकझोरने वाली थी। रविंदर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा के रहने वाले ब्रह्मानंद का बेटा था। रविंदर के अलावा उसके 3 और बेटे थे। ब्रह्मानंद प्लम्बर का काम करता था, इसलिए उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों को पढ़ा सकता था। लिहाजा जब उसके 2 बेटे बड़े हुए तो वो उनसे भी मजदूरी कराने लगा। बेटे कमाने लगे तो उसकी घर की माली हालत सुधरने लगी। उसी दौरान सन 1990 में गंज डुंडवारा में दंगा भड़क गया तो ब्रह्मानंद अपनी पत्नी मंजू और बच्चों को लेकर दिल्ली आ गया। बाहरी दिल्ली के कराला गांव में उसकी जान पहचान के तमाम लोग रहते थे, लिहाजा वो भी उनके साथ करनाला में रहने लगा। उस समय मंजू गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रविंदर कुमार रखा। घर में सबसे छोटा होने की वजह से वो सबका प्यारा था। ब्रह्मानंद अपने बाकी बच्चों को तो नहीं पढ़ा सका था, लेकिन वो रविंदर को पढ़ाना चाहता था। जब वो स्कूल जाने लायक हुआ तो उसने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया, लेकिन मोहल्ले के बच्चों की संगत में पढ़कर वो 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सका। वो नशा करने वाले बच्चों की संगत में पड़ गया था, जिससे वो भी चरस गांजा पीने लगा। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन वो नहीं माना।
रविंदर नहीं पड़ा तो ब्रह्मानंद उसे अपने साथ काम पर ले जाने लगा, लेकिन उसकी आदत तो दोस्तों के साथ घूमने की थी। पिता के साथ मेहनत का काम भला वो क्यों करता, इसलिए वो पिता के साथ भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। उसे जब खर्चे के लिए पैसों की जरूरत होती, वो अपनी जान पहचान वाले ड्राइवर सनी के साथ हेल्परी करने चला जाता। सनी उसी के पड़ोस में रहता था और वो ट्रेलर चलाता था। रविंदर वहां से जो भी कमाता अपने नशे के शौक पर उड़ा देता था। सन 2008 की बात है। उस समय रविंदर करीब 17 साल का था। एक बार वो आधी रात को दोस्तों से फारिग होकर अपने घर लौट रहा था। उसने करनाला में एक झुग्गी के बाहर माँ बाप के साथ सो रही बच्ची को देखा। उस बच्ची की उम्र कोई 6 साल की थी। उस बच्ची को देखकर रविंदर की काम वासना जाग उठी। वो चुपके से गहरी नींद में सो रही उस बच्ची को उठा ले गया। बच्ची के माँ बाप को पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी उनके पास से गायब हो चुकी है। रविंदर उस बच्ची को सूखी नहर की तरफ ले गया। जैसे ही उसने उस बच्ची को जमीन पर लिटाया, वो जाग गई। खुद को सुनसान और अंधेरे में देखकर वो डर गई थी। वहां उसके माँ बाप की जगह एक अनजान आदमी था। वो रोने लगी तो रविंदर ने धमकाकर उसे चुप करा दिया। उसके बाद उसने उसके साथ कुकर्म किया। बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह दबा दिया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। भेद खुलने के डर से उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और अपने घर चला गया। अगली सुबह झुग्गी के बाहर सो रहे दंपति को जब अपनी बेटी गायब मिली तो वो उसे खोजने लगे। उसी दौरान उन्हें सूखी नहर में बेटी की लाश पड़ी होने की जानकारी मिली तो वे वहां पहुंचे। इस मामले की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस केस को नहीं खोल सकी। केस न खुलने से रविंदर की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद सन 2009 में बाहरी दिल्ली के ही विजय विहार रोहिणी इलाके से 6-7 साल के एक लड़के को बहला फुसलाकर वो सुनसान जगह पर ले गया और कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले को भी पुलिस नहीं खोल सकी। रविंदर को अपनी काम वासना शांत करने का ये तरीका अच्छा लगा, क्योंकि वो 2 हत्याएं कर चुका था और दोनों ही मामलों में वो सुरक्षित रहा। इससे उसके मन का डर निकल गया। इसके बाद वो कंजावाला इलाके में एक बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कुकर्म करके उसकी हत्या कर दी। वो कोई एक काम जमकर नहीं करता था। कभी गाड़ी पर हेल्परी का काम करता तो कभी बिल्डारी करने लगता। नोएडा के सेक्टर 72 में वो एक बिल्डिंग में काम कर रहा था। वहां भी उसने अपने साथ काम करने वाली महिला बिल्डरों की 2 बच्चियों को अलग अलग समय पर अपनी हवस का शिकार बनाया। वो उन बच्चियों को चॉकलेट दिलाने के लालच में गेहूं के खेत में ले गया था। वहीं पर उसने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके पिता ब्रह्मानंद का दिल्ली आने के बाद अपने गांव जाना नहीं हो पाता था, लेकिन रविंदर कभी कभी अपने गांव जाता रहता था। खानदान के और लोग भी दिल्ली और नोएडा चले आए थे। रविंदर जब भी गांव जाता, गंज डुंडवारा के पास गांव नूरपुर में अपनी मौसी मुन्नी देवी के यहाँ ठहरता था। वहीं पास के ही बिरारपुर गांव में उसकी बुआ कृपा देवी का घर था। कभी कभी वो उनके यहाँ भी चला जाता था। उसकी हैवानियत वहां भी जाग उठी तो उसने वहां भी अलग अलग समय पर 2 बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। अब तक रविंदर सेक्स एडिक्ट हो चुका था। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वो अपने शिकार को तलाशता रहता। बच्चे उसका शिकार आसानी से बन जाते थे, इसलिए वो उसका सॉफ्ट टारगेट बन जाते थे। ज्यादातर वो झुग्गी झोपड़ियों या गरीब परिवारों के बच्चों को ही निशाना बनाता था, ताकि वे लोग ज्यादा कानूनी कार्रवाई ना कर सके। इस तरह उसने दिल्ली के निहाल विहार, मुंडका, कंजावला, बादली, शालीमार बाग, नरेला, विजय विहार, अलीपुर के अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के सिकंदराऊ, अलीगढ़ आदि जगहों पर 6 से 9 साल के करीब 40 लड़के लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वो कुकर्म के बाद हर बच्चे की हत्या कर देता था। ज्यादातर के साथ उसने मारने के बाद कुकर्म किया था। उसने कई बच्चों की लाशें ऐसी जगहों पर डाली थी कि पुलिस भी उन्हें बरामद नहीं कर सकी। 4 जून को उसने अपने दोस्त राहुल के साथ अपनी ही बस्ती जैन नगर के कृष्ण कुमार के 6 साल के बेटे शिबू को सोते हुए उठा लिया। दोनों उसे आधा किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। राहुल लाई था, वो अपने साथ उस्तरा भी ले गया था। बाद में उसने उसी उस्तरे से उसका गला काटकर लाश सूखे गटर में डाल दी। बच्चे को गटर में डालते हुए उन्हें किसी ने देख लिया था। उन दोनों ने यही समझा था कि शिबू मर चुका है, लेकिन वो जीवित था। अगले दिन जब खोजबीन हुई तो वो सूखे गटर में पड़ा मिला।
जिस शख्स ने रविंदर और राहुल को देखा था उसी ने अगले दिन पुलिस को सब कुछ बता दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने रविंदर और राहुल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रविंदर जिस सनी के साथ ट्रेलर पर हेल्परी करता था उसी सनी के रविंदर की मां मंजू से अवैध संबंध थे। रविंदर के जेल जाने के बाद मंजू परेशान हो गई। वो बेटे की जमानत की कोशिश में लग गई। कह सुनकर उसने सनी के पिता सुरेंद्र से बेटे की जमानत करवा ली। लिहाजा 20 मई 2015 को रविंदर जेल से बाहर आ गया। बात 13 जुलाई की है। मंजू अपने घर में अकेली थी। उसने फोन करके अपने प्रेमी सनी को घर पर बुला लिया। दोनों अपनी हसरतें पूरी करते तभी अचानक रविंदर घर पर आ गया। सनी उस समय मंजू से बातें कर रहा था, इसलिए रविंदर को उस पर कोई शक वगैरह नहीं हुआ। रविंदर के आने के बाद मंजू और सनी की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। बेटे को बाहर भेजने के लिए मंजू ने घर में पड़ा टेप रिकॉर्डर रविंदर को देते हुए कहा कि वो उसे ठीक करा लाए। मां के कहने पर रविंदर टेप रिकॉर्डर ठीक कराने चला गया। बेटे के जाते ही मंजू और सनी अपनी हसरतें पूरी करने लगे, लेकिन मैकेनिक की दुकान बंद होने की वजह से रविंदर जल्द ही वापस लौट आया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर वो गली में जाकर खड़ा हो गया। उधर दरवाजा खटखटाने पर मंजू और सनी की कामलीला में व्यवधान पड़ गया। फटाफट दोनों ने कपड़े पहने और सनी दरवाजा खुलकर चला गया। सनी रविंदर को नहीं देख सका। अपने घर से सनी को निकलता देखकर रविंदर का माथा घूम गया। वो समझ गया कि उसकी मां के साथ सनी का जरूर कोई चक्कर चल रहा है। उसने उसी समय तय कर लिया कि वो सनी को सबक सिखाकर रहेगा। उसने ये सब बात अपने भाई सुनील को बताई तो सुनील का भी सनी के प्रति खून खौल उठा। दोनों भाइयों ने सनी के खिलाफ योजना बना ली। इस योजना में रविंदर ने अपने दोस्त हिमांशु को भी शामिल कर लिया। उसी दिन शाम को रविंदर ने सनी से फोन पर बात की तो उसने बताया कि वो इस समय मुंडका में है। योजना को अंजाम देने के लिए रविंदर हिमांशु और सुनील को लेकर मुंडका पहुंच गया। सनी उन्हें वहीं पर मिल गया। सनी के साथ उन्होंने एक जगह पर बैठकर शराब पी। सनी पर जब थोड़ा नशा चढ़ गया तो उसी दौरान तीनों ने मिलकर सनी की जमकर पिटाई की और रविंदर ने उसकी जेब से उसका मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात निकाल लिए। रविंदर ने सनी को जिंदा जलाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया, लेकिन सुनील ने उसे आग लगाने से रोक दिया। सुनील ने यह कहते हुए भाई को समझा दिया कि अभी इसके लिए इतनी ही सजा काफी है। अगर ये अभी भी नहीं मानेगा तो इसे दुनिया से ही मिटा देंगे। उस वक्त मौका मिलते ही सनी वहां से खेतों की तरफ भाग गया। सनी की बाइक लेकर रविंदर, सुनील और हिमांशु अपने घर चले गए। सनी रात भर खेतों में ही रहा। डर की वजह से वो घर तक नहीं गया था। सुबह होने पर वो अपने घर गया और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी। तब पुलिस ने सनी को अस्पताल में भर्ती कराया और रविंदर, सुनील और हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 14 जुलाई 2015 को सुबह 6 बजे के करीब रविंदर नित्य क्रिया के लिए घर से निकला था। तभी उसने रास्ते में संतोष की 6 साल की बेटी निशा को अकेली जाते देखा। वो भी नित्य क्रिया के लिए जा रही थी। उसे देखकर उसका शैतानी दिमाग जाग उठा। उसने उस बच्ची को 10 रुपए दिए और किसी बहाने से उसे वहां से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिल्डिंग में ले गया। वो इमारत खाली पड़ी थी। उसने अन्य बच्चों की तरह निशा के साथ भी कुकर्म करके उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। सातिर दिमाग रविंदर ने इस बच्ची के मामले में सनी को फंसाने के लिए सनी का ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजात उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर डाल दिए ताकि पुलिस सनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दे। रविंदर ने सनी को फंसाने का जाल तो अच्छी तरह बिछाया था, पर अपने जाल में वो खुद फंस जाएगा ऐसा उसने नहीं सोचा था। आखिर वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। रविंदर से पूछताछ के बाद डीसीपी भी हैरान रह गए कि ये एक के बाद एक 40 वारदातें कर गया और पुलिस को पता नहीं चला। अगर ये क्रूर हत्यारा अभी भी नहीं पकड़ा जाता तो ना जाने कितने और बच्चों को अपना शिकार बनाता। बहरहाल पुलिस ने 17 जुलाई को रविंदर को रोहिणी जिला की कोर्ट में पेश किया। रविंदर ने पुलिस को बताया था कि वो लगभग 40 बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी हत्या कर चुका है। ये सारी वारदातें उसने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी की थी। घटना स्थल का सत्यापन और केस से संबंधित सबूत जुटाने के लिए उससे और ज्यादा पूछताछ करनी जरूरी थी। इसलिए पुलिस ने कोर्ट से उसका 7 दिनों का रिमांड मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रिमांड मिलने के बाद पुलिस रविंदर को उन जगहों पर लेकर गई
जहां जहां उसने वारदातों को अंजाम दिया था। रविंदर ने पुलिस को अलग अलग जगहों पर ले जाकर 27 केसों की पुष्टि करा दी। बाकी केसों के बारे में उसे खुद को ध्यान नहीं रहा कि उसने कहाँ वारदात की थी। जिन जगहों पर वारदात कराने की उसने पुष्टि कराई थी, पुलिस ने उस क्षेत्र के थाने में संपर्क किया तो उनमें से केवल 15 केसों की ही अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस किसी और बच्चे की लाश बरामद नहीं कर पाई। इसकी वजह ये थी कि उसे वारदात को अंजाम दिए काफी दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे सीरियल किलर रविंदर की क्रूरता के खुलासे लोगों को पता लगते गए, उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के जिन गायब हुए बच्चों का कोई सुराग नहीं लग रहा था, उनके माँ बाप भी यही सोचने लगे कि कहीं उनका बच्चा भी रविंदर का शिकार तो नहीं हो गया। वे भी थाना बेगमपुर पहुंचने लगे। रिमांड अवधि खत्म होने से पहले पुलिस ने 23 जुलाई 2015 को जब रविंदर को फिर से न्यायालय में पेश किया तो उसे देखने के लिए कोर्ट में और कोर्ट से बाहर तमाम लोग जमा हो गए। वे उसे जनता के सुपुर्द करने की मांग कर रहे थे ताकि उस क्रूर हत्यारे को अपने हाथों से सजा दे सके। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस जब उसे कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तभी वकीलों ने रविंदर पर हमला कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे बचाया। बहरहाल रविंदर को जानने वाले सभी लोग उसके कारनामों से आश्चर्यचकित थे। सीधा साधा दिखने वाला रविंदर इतना बड़ा सीरियल किलर होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दहिया उसके केसों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाकर इस केस की चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में पेश की। कोर्ट में ये केस 8 साल तक चला। दोनों पक्षों ने अपने गवाह प्रस्तुत किए। कुल 24 गवाह पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुन लेने के बाद 6 मई 2023 को जज सुनील कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, रविंदर कुमार को बच्चों के यौन शोषण में पॉक्सो एक्ट 6 की धारा में दोषी पाया गया। ये व्यक्ति रेप, हत्या, बच्चों को अगवा करने, सबूत नष्ट करने में दोषी ठहराया जाता है। चूंकि ये साइको क्रिमिनल है, इसलिए इसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती। धारा 302 के तहत ये मौत तक जेल में रहेगा। इसे दंड के रूप में 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर 3 माह का दंड और भुगतना होगा। दफा 363 आईपीसी में इसे 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना न देने पर 3 महीने का कठोर दंड भुगतना होगा। दफा 366 आईपीसी में 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। धारा 201 आईपीसी में इसे 7 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न देने पर 3 महीने की सजा काटनी होगी। चूंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर है, इसके पास चल अचल संपत्ति भी नहीं है, ये गरीब है और किसी भी तरह से जुर्माने की रकम नहीं दे सकेगा। ये मानकर ये कोर्ट उपधारा 4 राज्य के तहत आवेदन करती है कि निशा के माँ बाप को जिला विशेष सेवा प्राधिकरण उचित जांच के बाद मुआवजे की राशि 15 लाख रुपए 2 माह के भीतर अदा करे, जिससे बेटी को खो देने की क्षतिपूर्ति हो सके। न्यायाधीश सुनील कुमार द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कटघरे से बाहर निकले मुजरिम रविंदर कुमार को तुरंत कस्टडी में ले लिया और उसे रोहिणी जेल पहुंचा दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।